नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश में जिसका नाम है शेयर बाजार सबका अधिकार। जी हाँ, ईटी नाउ स्वदेश की एक ऐसी मुहिम जहां पर हम चाहते हैं कि आप शेयर बाजार को समझें और समझने के बाद आप अपनी निवेश रणनीति बनाएं, क्योंकि जब भी आप एक निवेश पोर्टफोलियो बनाते हैं उसके मुताबिक, नियम के मुताबिक आप किसी भी एक ही एसेट क्लास में अपने सारे पैसे नहीं लगा सकते हैं। और इसीलिए जब भी महंगाई को मात देने वाले रिटर्न की बात आती है, क्योंकि आप जब भी पैसे निवेश करते हैं तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि महंगाई से ज्यादा आपकी कमाई हो, और ऐसे में शेयर बाजार आपके काम आ सकता है, बशर्ते कि आप योजनाबद्ध तरीके से सही रणनीति के तहत पैसे लगाएं। और वो रणनीति आपको हम बताते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए हमारे इस बेहद खास शो में। और शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बस अपने सवाल हम तक पहुंचा देने हैं। सवाल पूछने का जरिया भी बहुत आसान है। एक क्यूआर कोड देखिए आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे स्कैन कर लीजिए और स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। उस नंबर पर अपने सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर तो हम लाइव हैं ही, इस वक्त भी लाइव हैं। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, क्योंकि आपके सवालों को भी हम वहां से लेकर अपने एक्सपर्ट के सामने हम रख रहे हैं और आपके सवालों के लाइव जवाब भी हम दे रहे हैं। इस खास पेशकश में मेरे साथ एसएमसी ग्लोबल के सौरभ जैन और एंजल वन के राजेश भोसले भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और दर्शकों का भी जुड़ना शुरू हो चुका है। सूरत से आसिफ मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। आसिफ, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार में। अपना सवाल भेजने के लिए धन्यवाद। बताइए किस स्टॉक में खरीदारी की है आपने? वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। मैं हमेशा आपकी न्यूज देखता रहता हूँ और पिछले 2-3 साल से तो अच्छा खासा मुनाफा आपकी स्क्रिप्ट से मुझे मिला है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप कमाई कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह के जरिए, और आपने अनुशासित तरीके से हमारी एक्सपर्ट्स की सारी सलाह को फॉलो भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोत्साहन के लिए। बताइए। मैडम जी, मैंने 10 शेयर लिए थे पहले अपार इंडस्ट्रीज के। 2500 रुपए की मेरी बाइंग प्राइस है। और मैं 5 साल के लिए रुक सकता हूँ। और एक्साइड इंडस्ट्रीज मैंने 1 अप्रैल को लिए थे 280 के करीब कुछ, लगभग वो ज्यादा शेयर है, 110 के आसपास की मेरी बाइंग प्राइस है। और उसमें भी मैं 2 से 3 साल का मेरा नजरिया है, तो इसमें मैं ठहर सकता हूँ या फिर प्रॉफिट बुकिंग करूँ, ये मैं जानना चाहता था। ओके, तो एक बार अपार में आपकी जो बाइंग प्राइस है वो 2700 है। एक्साइड में आपकी बाइंग प्राइस क्या है? 279। 279, एक्साइड में 279 है। और अपार में आप 5 साल का नजरिया और रखना चाहते हैं, और एक्साइड में आपने नजरिया कितना बताया? ये 5 साल का नजरिया उसका भी है मेरा। इसमें भी 5 साल का नजरिया है। चलिए ठीक है। सौरभ, सबसे पहले तो अपार की बात करते हैं। 2700 की इनकी बाइंग प्राइस है और 5 साल देना चाहते हैं। फिलहाल मुनाफा भी हो रहा है। क्या लगता है आपको, और रुके रहें इसमें? इनकी बाइंग प्राइस तो वाकई बहुत अच्छी है। ठीक है, अपार इंडस्ट्री में तकरीबन ये अपना पैसा ऑलमोस्ट 3 गुना कर चुके हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि स्टॉक ने वन साइड रैली दी है। कंपनी बहुत अच्छी है, 5 साल का व्यू भी इनका आगे बहुत बड़ा है, उस हिसाब से बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं भी यही सलाह दूंगा, तकरीबन इन्हें अपने आधी क्वांटिटी को बेच लेना चाहिए, मुनाफा जरूर बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक चलने के बाद इतना वैल्यूएशन भी स्ट्रेच्ड है, तो हो सकता है कि अर्निंग्स आए लेकिन उसके बाद भी स्टॉक में करेक्शन आए तकरीबन 1000-1500 रुपए का। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको आधी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए और ऐसे से पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए एनर्जी जैसे क्षेत्र में, जैसे कि यूटिलिटीज हो गए, एसजेवीएन, एनएचपीसी, एनटीपीसी जैसी कंपनी। एक साइड इंडस्ट्री की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ ये भी एक लंबी रेस का घोड़ा है। आपका व्यू बहुत अच्छा है, लंबा व्यू है, और कंपनी ने भी नया करार भी किया है एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ। काफी कंपनी काम कर रही है लिथियम के ऊपर और मार्केट सेगमेंट भी अपना बढ़ा रही है, तो यहाँ पर भी आप बने। तो ये नज़रिया आपके दोनों ही स्टॉक पे, और आपका एक बार फिर से शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारी मुहिम का साथ दिया और हमें खुशी होती है कि आप हमारी मुहिम से जुड़कर इस तरह से ईटी नाउ स्वदेश के संग मुनाफा बना रहे हैं। आगे भी आपकी मुनाफे की यात्रा बनी रहे। बढ़ते आगे, रोहित रंजन हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। रोहित, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग सर, मैं गया बिहार से बात कर रहा हूँ। अरे वाह वाह, बताएं क्या आपकी मदद की जाए? सर मेरे पास सर 414 शेयर हैं सर विप्रो के। ठीक है। 391 के प्राइस पे सर। चलिए, तो मेरा थोड़ा, जब तमाम आईटी स्टॉक्स में प्रेशर है, आपने अच्छे लेवल पे बाइंग की है विप्रो में, और जी पूछिए कब तक रुक सकते हैं इस स्टॉक में? सर मेरा तो विजन था सर कि ये 650 तक पहुंचे है।
लेकिन ठीक है। अभी तो उतना दिख नहीं रहा है, तो मुझे रुकना चाहिए या इसको निकल जाऊं? ठीक है, मतलब आपका सीधा सवाल यह है कि क्या इस मुनाफे के साथ टिके रहना आगे के लिए बेहतर होगा या यहां से निकलकर कहीं और लगा जाए। चलिए एक बेहतर नजरिया आपको देने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। विप्रो 391 391 की बाइंग है, अच्छे लेवल पे बाइंग है और इस वक्त 30,000 के करीब इनको मुनाफा होता हुआ, लेकिन एक उम्मीद थी कि 600 तक 500 के ऊपर तक ये स्टॉक जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या स्टॉक में अभी बने रहना ठीक होगा या मुनाफा बांधकर कहीं और रोहित को अपना पैसा लगाना चाहिए? और अगर कहीं और पैसा लगाना है तो वो स्टॉक कौन सा होगा इस पैसे के हिसाब से? तो देखिए, अच्छी लेवल्स पे बाइंग की थी 390 पे, और आप अगर देखें तो 390 से एक अच्छी रैली हुई थी 540, एंड 540 से अभी वापस 460 पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी हो जाना चाहिए था, बट इन्होंने एग्जिट नहीं किया है। अभी आईटी स्पेस अगर देखें तो अभी फिलहाल सपोर्ट पे है, एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईटी स्पेस में यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। स्टॉक में बाउंस एक्सपेक्टेड है, रिसेंटली 200 डीएमए से बाउंस किया है और वीकली फॉर्मेशंस भी पॉजिटिव है। तो हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से जो है स्टॉक 490 495 रीटेस्ट हो सकता है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी, वहाँ पे अच्छा उनके प्रॉफिट मिल जाएंगे। ऑलराइट, हर्षल मकवाना मेरे साथ फोन लाइन पर हैं गुजरात से। हर्षल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी बताइए सर। मुझे वो एमएमटीसी पे होल्ड करना चाहिए या मुझे वो, मेरा एक क्वेश्चन है मेरा। आपकी बाइंग प्राइस क्या है? 7981। यस। ओके, कितना आपको समय देना है इसमें? 1 ईयर। 1 साल का समय देना है। Yes. चलिए सौरभ, एमएमटीसी 7981, लेकिन 1 साल का नजरिया है। देखिए, कंपनी कुछ खास कारोबार नहीं करती, एक सरकारी कंपनी है जो सरकार के लिए कुछ चीजों का इम्पोर्ट करती है और बिजनेस कुछ खास कंपनी का है नहीं। पिछले दिनों पे कुछ समय पहले ये भी बात हो के आ रही थी कि शायद कंपनी सरकार इस कंपनी को बंद करने की योजना बना रही है, सोच रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ ऐसा ऑपरेशन आपको बेनिफिट नहीं, कोई कंपनी ऐसा काम नहीं कर रही जिससे आपको ग्रोथ मिले। मेरी सलाह यहाँ पर रहेगी कि निकल जाए, आप निकल जाए इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकलने की सलाह, कोई खास अच्छे संकेत यहाँ पर नजर नहीं आते। प्रतीक हैं छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हो। प्रतीक, छत्तीसगढ़ में किस जगह से आप बात कर रहे हैं? राजनांदगांव से। अच्छा, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास अडानी टोटल गैस है 1231 रुपए के 100 शेयर। ठीक है, 1231 रुपए के भाव पे 100 शेयर लिए हुए हैं और आपके भाव से काफ़ी नीचे आ चुका है ये स्टॉक का इस वक्त। हालांकि आज हल्की तेज़ी हम अडानी टोटल गैस में देख रहे हैं। ज़रा हमें ये बताइए कि आपने ये शेयर किसी की सलाह पे लिया था या खुद से लिया था? सर खुद से लिया था, इंट्राडे करता था, उसमें अच्छा प्रॉफिट बनता था, रोज ज़्यादा मोमेंटम था ना। ठीक है, जिस दिन क्या होता था, अगर लॉस दिखता था ना तो उसको पोर्टफोलियो में रख लेता था, अगले दिन फिर प्रॉफिट में बेच देता था। ठीक है, तो आपने कब लिया था ये स्टॉक? सर 3 महीना पहले। 3 महीने पहले। चलिए, तो मैं अब आपसे एक नजरिया जानना चाहूंगा कि अब आप कितना समय और दे सकते हैं स्टॉक को? 1 साल और दे सकते हैं सर। 1 साल दे सकते हैं। चलिए, अडानी टोटल गैस में सौरभ जी जरा राय दीजिए, क्या करना चाहिए? 1231 की खरीद है, इन्होंने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था, लेकिन अभी 3 महीने से बने हुए हैं। आगे अब 1 साल और रुक सकते हैं क्योंकि फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये सेटअप भी ठीक है, लेकिन बात यह है कि अडानी के स्टॉक्स में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। तकरीबन 170 टाइम्स मल्टीपल पे चल रहा है, पी पे चल रहा है और तकरीबन 34 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है। नंबर्स ठीक थे, पर मैं समझता हूँ कि जो इनके फ्यूचर के ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो काफी हद तक प्राइस में डिस्काउंटेड है। तो ज्यादा लगता नहीं कि इनको या तो इनको बहुत समय देना पड़ेगा, साल से भी ज्यादा देना पड़ेगा, तब जाके इनके रेट आएंगे। नहीं तो ये यहाँ से निकल कर पैसे को शिफ्ट कर सकते हैं एनर्जी जैसे क्षेत्र। टोटल गैस में आपको ये सलाह दी जा रही है सौरभ की तरफ से, लेकिन वासु मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग वासु, कहाँ से बोल रहे हैं? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? मारवाड़ जंक्शन, पाली। अच्छा सर, गर्मी के क्या हाल चाल है वहाँ पर? गर्मी खूब तेज है। बहुत तेज है ना।
हम भी यहाँ मुंबई स्टूडियो में हैं, यहाँ भी गर्मी ने बुरा हाल करना शुरू कर दिया है। बताइए किस स्टॉक में खरीदारी की है? रेमको सीमेंट लिया मैम। कितने पर? मैडम लिए हैं 798 में। 798 के लेवल पर लिया है। हाँ मैम। इसके अलावा और कोई स्टॉक? और बताया रेस्पो इंडस्ट्रीज। हाँ, रेस्पो इंडस्ट्रीज RESPO। और कितने पे लिया है? मैडम लिया ये मैंने लिया मैं 288 पे। 288। और दोनों में कितना रुकना चाहते हैं? कितना रुकेंगे दोनों स्टॉक में? मैडम अभी आप बताइए लंबी अवधि के लिए। चलिए कम से कम 1 साल का नजरिया। राजेश, आपके पास आऊंगी। अब सबसे पहले हम रैमको सीमेंट्स की बात करते हैं। 798 इनकी बाइंग प्राइस दरअसल इसमें। तो 802 का भाव है और लग रहा है कि हाल फिलहाल का ही बाइंग है। स्टॉक अगर देखेंगे तो एक अंडर परफॉर्मर रहा है और रिसेंट मार्केट रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट ओवरऑल लास्ट कपल ऑफ मंथ से 780 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो फिलहाल के लिए 780 का जो है वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बाउंस में 835 टू 840 यहाँ पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। सलाह दूंगा कि इस बाउंस में एग्जिट करें क्योंकि ये एक काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। दूसरा जो स्टॉक है वो है रेस्पो इंडिया। आज स्टॉक थोड़ा मोमेंटम में है, मोर देन 3% अप है और 200 DMA पे सपोर्ट ले रहा है, बट ओवरऑल अगर देखिए तो ये काउंटर जो है काफी लो वॉल्यूम है, तो ऐसे लो वॉल्यूम स्टॉक में जनरली अवॉइड करना चाहिए। अभी फिलहाल स्टॉक मोमेंटम में है तो बने रह सकते हैं। एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा, 285 का स्टॉप लॉस रखिए एंड आने वाले सेशन में ये जो मोमेंटम है अगर 315 320 ऐसा देखने को अगर इनको मिलता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, तो ये नजरिया आपके स्टॉक्स पर आपको बेहतर राय मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं एक अहम खबर की ओर। BSE लिमिटेड के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। रेगुलेटरी फीस के मामले में सेबी ने प्रीमियम की बजाय नोशनल टर्नओवर पर फीस का आदेश दिया है। पूरी खबर क्या है, मेरे सहयोगी सौमीत सरकार जुड़ चुके हैं बताने के लिए। सौमीत, बताएं फिर अंदर से क्या खबर आ रही है, ये पूरा मामला दरअसल है क्या? अभी जो सेबी का आदेश आया जहां पे वो कह रहे हैं कि जो चार्जेस है वो नोशनल टर्नओवर पे देना पड़ेगा और प्रीमियम पे नहीं, जो कि अब तक एक्सचेंज करते आ रहा है, उसके वजह से एक फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट देखने मिलेगा। बट अभी याद रखिएगा ये जो चार्जेस है ये रेट्रोस्पेक्टिव से लागू होंगे, मतलब 2007 से लेके अब तक के चार्जेस भी BSE को पे करना होगा। अभी चार्जेस के अलावा उन्हें 15% पर एनम का इंटरेस्ट भी पे करना होगा पास ड्यूज पे। इसी कारण BSE ने ये नोटिस निकाला था जहां पे वो कह रहे हैं कि FY24 का जो इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट होगा चार्जेस का वो करीब 96 करोड़ के आसपास हो सकता है, बट जो पास्ट के चार्जेस है उसका इम्पैक्ट 69 करोड़ होगा और ये 69 करोड़ में से लगभग 30 करोड़ का जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट चार्जेस ही होंगे BSE के बुक्स में। तो ये जो एडिशनल अभी चार्जेस आएंगे कंपनी के बुक्स में, ये शायद कंपनी Q4 के अकाउंट्स में एडजस्ट कर सके, तो Q4 के प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका एक हिट देखने मिल सकता है। और आगे चल के अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेजेस का मानना ऐसा है कि एडिशनल चार्जेस के कारण 15 to 18% का एक नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे आ सकता है और ये चार्जेस एक्चुअली में ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था BSE अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन कर रहा था, तो इसी कारण जो एक्चुअल इम्पैक्ट होगा चार्जेस का ये ज़्यादा भी हो सकता है BSE की बुक्स में। अब क्या ऑप्शंस है BSE के पास इस चार्जेस को लेके? पहले तो सेबी के पास एक अपील कर सकते हैं कि पास ड्यूज को वो वेव ऑफ कर दे, बट आगे के जो चार्जेस उन्हें पे करने हैं उस पर कोई शायद वेवर नहीं मिलेगा, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़रूर देखने मिलेगा। BSE के पास एक ऑप्शन ये है कि वो अपने जो चार्जेस है वो पास ऑन कर दे कंज्यूमर्स को, क्योंकि हाल ही में अगर आप देखेंगे तो NSE के जो चार्जेस है वो 40% ज़्यादा है BSE के सामने, तो BSE के पास वो हेडरूम है चार्जेस बढ़ाने का। अभी वो करीब 210 रुपये की तरह चार्ज कर रहे हैं, तो इसको वो बढ़ा के ईजिली 300 तक कर सकते हैं और अगर उन्होंने 300 तक कर दिया तो फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट इसका नेग्लिजिबल होगा, बट वॉल्यूम्स पे ज़रूर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ऐसे ब्रोकरेजेस का मानना है। अब MCX को भी अगर आप देखेंगे तो एक सिमिलर नोटिस मिला था BSE के सेबी की तरफ से, बट ब्रोकरेजेस
मानना ऐसा है कि जो इम्पैक्ट होगा कंपनी के फाइनेंशियल्स पे वो करीब 4 करोड़ के आसपास होगा FY25 में, और वो जस्ट 1% है अगर आप देखेंगे तो कंपनी के FY25 प्रॉफिट के सामने। तो MCX के फाइनेंशियल्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा, बट BSE के फाइनेंशियल्स पे कभी 15 to 18% का इम्पैक्ट आने की एक्सपेक्टेशंस है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सौमीत आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए। डिटेल जानकारी आपके सामने सौमीत मेरे सहयोगी ने रखी। और चलिए इस पर एक राय राजेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। BSE लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक जिसके बारे में जब भी चर्चा की जाती थी तो फिर नए अगले स्तर की बात की जाती थी, लेकिन जिस तरह की खबरें आई और जिस तरह की तमाम बातें हुई उन सब के बीच में आज हम देख रहे हैं कि BSE की अगर हम बात करें तो बहुत तेज गिरावट, 12.25% प्रेशर में इस वक्त ये स्टॉक का नजर आ रहा है। क्या राय बन रही है BSE पे? तो देखिए लास्ट कपल ऑफ वीक्स में काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले BSE में, एंड आज खबरों के चलते हुए एक काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल अगर लोअर लेवल्स से भी आप देखें तो काफी अच्छा बाउंस हुआ है। तो थोड़ा सा नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स देखना होगा कि प्राइसेस जो है कैसे रिएक्ट करते हैं। डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है एंड आज एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स देखना होगा कि प्राइसेस कैसे रिएक्ट करते हैं। ओवरऑल 2600 के आसपास इसका एक ब्रेकआउट लेवल है एंड वहीं पे आज जाके इसने प्रॉफिट बुकिंग रुकी हुई देखने को मिले। तो 2600 के आसपास सपोर्ट रहेगा एंड ऊपरी लेवल पे 3000 3100 यहाँ पे एक बेरिश गैप रहेगा, तो वो एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो लग रहा है एक नेक्स्ट कपल ऑफ वीक स्टॉक थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है। ये नजरिया BSE पर आपके सामने राजेश जी ने रखा। आते हैं हमारे साथ YouTube पर बहुत दर्शक जुड़ गए हैं कि करके उनके सवाल भी शो में शामिल करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए राजेश, सेल में हमारे YouTube के दर्शक प्रिंस ने खरीदारी कर रखी है 168 के भाव पर, और इनको और कितना समय देना चाहिए, इनका ये सवाल है। 168 के लेवल्स शॉर्ट टर्म सेल। आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है स्टॉक में, बट ओवरऑल काफी अच्छे अप ट्रेंड में है एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें काफी अच्छा रैली देखने को मिल सकता है नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। थोड़ा सा ऑलरेडी चल चुका है तो थोड़ा सा प्राइस करेक्शन है, ये करेक्शन में भी एक नेक्स्ट कपल ऑफ सेशंस रहेगा। बट अगर एक 2 से 3 वीक के हिसाब से अगर होल्ड रखते हैं तो स्टॉक 180 185 जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बने रही है। इनफैक्ट डिप फर्दर डिप मिलता है अराउंड 160 के आसपास, तो वहां पे भी ऐड कर सकता है। 154 का जो है इनका स्टॉप लॉस है। तो ये है सेल पर यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर राजेश जी की राय। बढ़ते हैं आगे। आशु सिंह हमारे साथ हैं। आशु नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं पंचकुला चंडीगढ़ से बात कर रहा था सर आपसे। जी जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए। शेयर बाजार सबका अधिकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए आपका भी धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास ना 88 शेयर है जियो फाइनेंशियल के @ 338। अरे वाह, तो अभी तो प्रॉफिट में यूं तो जी। पूछना चाह रहा था, लॉन्ग टर्म के लिए है वैसे तो, रुकूं या कैसे करें? ठीक है, जियो फाइनेंशियल पे अच्छी बात यह है कि आपने जिन स्तरों पे खरीदारी की है वो काफी अच्छे स्तर हैं। बताइए कुछ। जी सर। जी, लॉन्ग टर्म में कितना रुक सकते हैं? हाँ सर, 1.5 साल। ठीक है, 1.5 साल का नजरिया। सौरभ जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जियो फाइनेंशियल्स में आमतौर पर जो भी इन्वेस्टर्स रहे हैं वो ऐसे लेवल पे फंसे नजर आते हैं कि कई बार मुश्किल हो जाती है, लेकिन 338 अच्छे स्तरों पे जियो फाइनेंशियल में एंट्री की हुई है, मुनाफे में नजरिया भी ठीक ठाक है 1 से 1.5 साल का। बताइए क्या करना चाहिए आशु को? जी, रिलायंस समूह की एक कंपनी है। कंपनी की जो विस्तार योजना है वो बहुत आगे बढ़ने की है। अभी कंपनी की जो प्लानिंग स्टेज है वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। आने वाले क्वार्टर में हम देखेंगे कंपनी फाइनेंशियल स्पेस में, ब्रोकिंग स्पेस में अपने कदम बढ़ाएगी। मैं समझता हूँ फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफी अच्छे हैं। लंबे समय के लिए आप बिल्कुल बने। रितेश राठौड़ महाराष्ट्र से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार रितेश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैंने इंडियाबुल्स रियल एस्टेट में और PNB हाउसिंग में खरीदारी की है। ओके। तो मेरे इंडियाबुल्स रियल एस्टेट के शेयर पे 8087 का प्राइस है। 87। और हाँ, और PNB हाउसिंग है 1800 292 के रेट पे। दोनों में आपने कितना नजरिया रखा हुआ है?
मैम अभी मतलब जैसे रेट आ जाएंगे, मतलब जैसे पीएनबी के 1000, और ये अभी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कहाँ तक जाएगा वो नहीं मालूम ना, क्योंकि उसका रिजल्ट थोड़ा ये आया ना, खराब आया। चलिए, इंडिया बुल रियल एस्टेट में 87 में आपने खरीदारी कर रखी है। फिलहाल के लेवल्स से तो आप मुनाफे में बैठे हुए हैं, लेकिन और कितना समय आपको रुकना चाहिए? पीएनबी में 292। और राइट, राजेश, दोनों में क्या कहेंगे आप? इंडिया बुल रियल एस्टेट अगर देखेंगे तो डेली चार्ट में एक डबल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी ये काफी अच्छे प्रॉफिट में है। एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा, स्टॉप लॉस होगा अराउंड 127 का, जिसके नीचे 127 के नीचे डबल टॉप बेरिश पैटर्न जो है ट्रिगर होगा, एंड उसके बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल 127 का स्टॉप लॉस रखिए, और जो डबल टॉप का लेवल से अराउंड 140 142 के आसपास वहां पे आता है तो वहां पे एग्जिट कीजिए। दूसरा है पीएनबी हाउसिंग। तो स्टॉक फिलहाल लास्ट कपल ऑफ वीक से रेंज बाउंड है, बट लास्ट मंथ में काफी अच्छी रैली देखने को मिली थी, जहाँ पे स्टॉक 660 से एक ही दिन में 750 तक गया था। तो काफी अच्छे मोमेंटम है, बट फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। होल्ड बने रह सकते हैं। नियर टर्म में एक 790 का रेजिस्टेंस है, उसे क्रॉस करने के बाद इमीडिएटली 860 870 जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड रखिए। तो ये है आपके स्टॉक रणनीति, आपके दोनों स्टॉक पर नजरिया जो है राजेश जी ने रखा। चलिए कुछ यूट्यूब सवाल भी ले लेते हैं। प्रभाकर कुमार मंडल हैं जिन्होंने एनएचपीसी पे अपना सवाल पूछा है। इनकी बाइंग प्राइस है 83, यानी 83 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की है। इनके भाव से फिलहाल 10 रुपए ऊपर एनएचपीसी का ये स्टॉक। आज हम देख रहे हैं 1.5% की तेजी। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो लगभग 4.5% ये स्टॉक भागा है। एक महीने का अगर हम प्रदर्शन देखें तो लगभग कंसोलिडेशन में 4% तक का यहाँ पर एक परफॉर्मेंस नजर आई है। लेकिन इनके भाव से 10 रुपए ऊपर ये स्टॉक क्या करना चाहिए पूछ रहे हैं सौरभ जी। एनएचपीसी 83 की बाइंग क्या करें? यूटिलिटी स्पेस काफी अच्छा लगता है। एनएचपीसी इन्होंने बहुत अच्छा स्टॉक दिया हुआ है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम देखेंगे कंपनी की कैपेक्स और जो कैपेसिटी है वो और बढ़ती हुई जाएगी, क्योंकि पुराने कैपेक्स प्लान अभी पूरे होने वाले हैं, और आगे जो कंपनी के विस्तार योजनाएं हैं और जो करार किए हैं वो भी काफी अच्छे प्लान हैं। अगले 3-4 साल के लिए मुझे समझता हूँ बहुत ही अच्छी स्टोरी रहने वाली है। आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते। एक हमारे यूट्यूब के दर्शक है रामसागर गुप्ता साहब, और इन्होंने एनएचपीसी में खरीदारी कर रखी है 9170 के लेवल पर, और क्या इनको टारगेट रखना चाहिए? राजेश? ओके, तो होल्ड बने रह सकते हैं। स्टॉक जो है हायर बॉटम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, एंड होल्ड रख सकते हैं। 104 105 जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनएचपीसी में। चलिए, तो एनएचपीसी पे आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों राय मिलती हुई इस वक्त हमारे दोनों एक्सपर्ट से। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुभाष हैं महाराष्ट्र से, जिन्होंने अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचाया है। कैनरा बैंक इन्होंने खरीदारी की है, 2200 शेयर इनके पास हैं 155 के भाव पे। एक तो बधाई देनी होगी सुभाष को, इसलिए क्योंकि एक तो इन्होंने अच्छा बैंकिंग स्टॉक परचेज किया है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये ऐसे स्टॉक हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स की पसंद रहे हैं लंबे अरसे से। और सबसे अच्छी बात कि इन्होंने अच्छी क्वांटिटी में और जबरदस्त लेवल पे खरीदारी की है। मुनाफे पे अच्छे खासे बैठे हुए हैं। मन में शंका यही होगी कि क्या मुनाफा बांध लिया जाए और अब कहीं और चला जाए, या यहां पर आगे भी संकेत अच्छे बन सकते हैं। सौरभ बताइए क्या करना चाहिए कैनरा बैंक में? 155 की खरीद, 2200 स्टॉक का मुनाफा जबरदस्त होता हुआ। बैंकिंग क्षेत्र काफी अच्छा लगता है। पीएसयू बैंक में कैनरा बैंक एक बहुत अच्छा बैंक है। इस समय पे जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है और कमोडिटीज ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि इंटरेस्ट रेट ग्लोबली होगा या इंडिया में होगा, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा। ओवरऑल एक बहुत अच्छा बैंक है। अगर एक 2 साल के लिए आप रखते हैं तो मैं समझता हूँ यहाँ से भी आप ऊंचे स्तर देखेंगे, तकरीबन 700 से 800 आप बने रह सकते। लंबी अवधि के नजरिए से देखें, 1-2 साल में इससे और ऊंचे स्तर आपको नजर आएंगे, तो मुनाफा इससे और ज्यादा आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। चलिए,
शेयर बाजार सबका अधिकार में आज हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। हमारी कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करें, इसलिए आप अपने सवाल जो भी जरिया हम बता रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब पर लाइव कमेंट के जरिए, वहां पर हमें भेजते रहिए। हम आपके सवालों को आगे भी शामिल करते रहेंगे। फिलहाल सौरभ जी और राजेश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। और कविता, वाकई बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये शो ऐसा हो गया है कि शायद निवेशकों से हमारा रिश्ता भी और ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आता है और उनके मुनाफे की यात्रा ऐसे ही जारी रहे। शेयर बाजार सबका अधिकार एक जरिया बने, हम यही चाहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी कविता थपलियाल को दीजिए इजाजत, लेकिन आगे भी ईटी नाउ स्वदेश बेहतरीन शोज आपका इंतजार कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।